दिल्ली में एक बार फिर से आग लगी, हादसा हुआ और इसको हादसा बोल करके ही ट्रीट किया गया। एक्सीडेंट बोल देने से कुछ चीजें छुपा ली जाती हैं या प्रयास किया जाता है उनको छुपाने का, कि जिम्मेदार कौन था, कि किसने क्या किया, किसने पैसा लेकर के क्या चीज होने दी, मालवीय नगर में हत्या किस तरीके से की गई है और कैसे लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स में हत्या की पटकथा लिखी जाती है और दुर्भाग्यवश फिर लिखी जाएगी। उसकी एक लंबी फहरिस्त और लंबी दास्तान है और उस लड़ाई को लड़ने वाले नीलम कृष्णमूर्ति जी और गौरव बख्शी जी आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। आप नीलम जी को जानते हैं, उपहार ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें आप सब जानते हैं, मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि द आइडिया इज नॉट टू जख्म कुरेदने का मकसद यहां पर नहीं है, लेकिन क्या कुछ भी नहीं सीखा या सीखना तो छोड़ दीजिए, और ज्यादा बदतर होते चले गए हैं। नीलम जी, मैं पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं आपका अनुभव से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने सोचा था जब 30 साल पहले लड़ाई शुरू करी थी कि मुझे भी मालूम था कि मेरे बच्चे वापस नहीं आएंगे, लेकिन मेरा एक ज़रूर मकसद था कि जो मैं कर रही हूँ एटलीस्ट थोड़ा फायर सेफ्टी नॉर्म्स की कुछ लोग रिस्पेक्ट करेंगे। और जो हादसा हुआ है, जो हमारे साथ हुआ है, आई विल नॉट कॉल इट हादसा, इट्स ऑल जिस वजह से हमारे बच्चों की मौत हुई है इनकी लापरवाही की वजह से। और द इंटेंट वाज ओनली ग्रीड, पैसा ज़्यादा कमाने की लालच। हर जगह लालच ही होता है वैसे जहाँ भी ये वायलेशंस होती है। तो ये हमारी थी उम्मीद की भाई जो हमसे हमारे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों को खोने का दर्द क्या होता है। लेकिन समवेयर अलोंग द लाइन आई फेल्ड। हमने सोचा था कि शायद जो अथॉरिटीज़ हैं जागेगी, कोर्ट्स कुछ करेंगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। और मुझे अब उम्मीद भी नहीं है कि कुछ होगा, क्योंकि 30 साल का समय बहुत लंबा होता है। 1-2 साल तक हमें लगता रहा, चलिए 10 साल 20 साल, लेकिन अब तो थिंग्स आर गेटिंग वर्स, बद से बदतर हो रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, आज यहाँ आग लगी है, आज इतने लोगों की यहाँ डेथ हो गई, आज यहाँ आग लग गई, कभी हॉस्पिटल में, कभी स्कूल में, कहीं होटल्स में। तो आप मुझे बताइए, ऐसा नहीं है कि ये आग लगना एक इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट। मैं मानती हूँ कि देयर कैन बी शॉर्ट सर्किट, होता है, लेकिन इफ यू आप वेल इक्विप्ड हैं, आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आप इमीडिएटली उसको कंटेन कर सकते हैं। आप एक रूम में हैं जहाँ पे आप एक हॉल में ले लीजिए या होटल में हैं जहाँ इनफ डोर्स आर देयर, मीन्स ऑफ एस्केप, कि बाहर जाने के लिए दरवाजे, ये नहीं कि एक ही दरवाज़ा है, एक ही दरवाज़ा एंट्री के लिए, एक ही दरवाज़ा बाहर। ये है कि आप इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हैं 3 दरवाजे क्यों निकालें, 2 दरवाजे यहाँ पे दीवार खड़ी करके यहाँ पे एक टेबल लगाएंगे, यहाँ पे एक शोकेस लगाएंगे और एक कमरा और निकल जाएगा। तो ये बेसिकली आप अपना जो वो है प्रॉफिट बढ़ा रहे हैं। आपका जो लालच है उसकी वजह से आप ये सब कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कोई वजह नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप सोचते हैं कि चलिए मैं इतने करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूँ, इसमें 3-4% अगर मैं लगा दूँ फायर सेफ्टी मेजर्स के लिए, तो यार क्या ज़रूरत है मुझे 4% और क्यों लगाने का। मैं तो फायर ऑफिशियल आएगा, उसको पैसे दूंगा, वो मेरे को एनओसी दे देगा, एमसीडी वाला भी दे देगा, तो मेरा इतना पैसा बच गया। तो सब जो दारोमदार है ये पैसा बचाने का है। तो मुझे लगता है ये, और अभी आप देखें पिछले 30 साल में करप्शन का जो लेवल है बहुत ज़्यादा ऊंचा हो गया है। पहले जो एनओसी था वो हज़ारों में मिलता था, उसके बाद लाखों में हो गया, और अब क्योंकि बिल्डिंग्स की कॉस्ट करोड़ों में है तो कम से कम 1 CR तो है एनओसी। और ये मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, मुझे एक ये फॉर्मर फायर ऑफिशियल हैं जिन्होंने मुझे ये बात कही थी कि नीलम जी, एक बात आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अभी जो एनओसीज की जो कॉस्ट हैं वो बहुत बढ़ गई। तो इट्स अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, क्योंकि हमारे देश में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, इन लोगों के जो डिमांड्स हैं, सबकी अपनी फैमिलीज़ को वो सेटिस्फाई करना है, इनको को भी अपनी करोड़ों की कोठियाँ बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? अगर ब्राइब ज़्यादा लेंगे तभी तो कर पाएंगे ना। इनके ऊपर कोई चेक नहीं है। आप एक लोअर लेवल ऑफिशियल को ब्राइब दे रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वही सब अपनी जगह अपने पास रख रहा है। जी नहीं, सब जानते हैं ऊपर तक ब्राइब जाती है।
सब जानते हैं, और जब तक उनको प्रोटेक्शन नहीं होगा वो ये ब्राइब नहीं ले सकते। हम बहुत अच्छे से पूरा सिस्टम को मैंने 30 साल से बड़ी क्लोजली देखा है, और मैंने देखा है किसी भी आप सिस्टम में ले लीजिए कि कोई पुलिस वाले हैं या आप एमसीडी में चले जाइए, सब जगह चलता है और सब जानते हैं। मतलब कि आप किसी एरिया में चले जाइए, बोले यार ये काम नहीं हो रहा कैसे, अरे वो है ना आदमी, उसका मैं नंबर आपसे शेयर करता हूँ, बस उसे कांटेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। उस एरिया में सब लोग जानते हैं। और ये बात आपको मतलब है सरकार को नहीं मालूम, बिल्कुल मालूम है, लेकिन कोई कुछ करना नहीं चाहता। तो अब अगर हम लोगों को इन हादसों से कुछ बचना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये जिम्मेदारी तय करनी, किस कौन कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। 3 लोग। पहली बात, ओनर्स एंड ऑक्यूपायर्स, जो मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जितने भी फायर सेफ्टी मेजर्स हैं उनको कंप्लाई करें। उनको बिल्कुल ये नहीं कि अच्छा हाँ चलता है एटीट्यूड, नहीं, ये हमें चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर्स चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स चाहिए, इतने हमें निकासी के दरवाजे चाहिए, या जो बायलॉज में लिखा है उनको फॉलो करिए। आप सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, जिन लोगों की वजह से आपका बिजनेस चल रहा है उनकी जान आपके ऊपर है, ड्यूटी ऑफ केयर आपके ऊपर है, उसका ओनर्स आपके ऊपर है। तो आप उन सब चीज़ों को कंप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़, जो अथॉरिटीज़ हैं जिनकी ड्यूटी है ये देखना कि आर दीज रूल्स बीइंग फॉलोड, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी सैड। वो इनफैक्ट दे आर डूइंग जस्ट द ऑपोजिट। वो दूसरे इन लोगों को ओनर्स के पास जाके उनसे पैसा लेते हैं और उनको बोलते हैं आप यहाँ ये रूल है, इसको ऐसे कर दीजिए, अभी मैं आपको एनओसी दे देता हूँ, उसके बाद उसको वापस इधर ले आइए और चलाते रहिए बिजनेस, आपका काम भी हो गया, मेरा भी हो गया। तो दे आर बीइंग वेरी डिसऑनेस्ट टू देयर जॉब। अगर ये लोग अपनी नौकरी ऑनेस्टी से करें, जो उनका काम है वो ऑनेस्टी से करें, तो ये नौबत नहीं आएगी। तीसरी चीज़, जब आप कोर्ट में जाते हैं, इसके बाद सब हो गया, इंसिडेंट हो गया, एफआईआर हो गया, सरकार ने अपना काम कर दिया जी, हमने तो एफआईआर के लिए बोल दिया, इन्वेस्टिगेशन दिल्ली पुलिस करेगी, सीबीआई करेगी, जो भी करेगी। उसके बाद क्या होगा? पुलिस वालों के रिश्वत दी जाती है कि आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, और सब जानते हैं ये बात, और वो लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं हो रहा है कि ये, और क्योंकि ये फैक्ट है, सब जानते हैं। सो इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्रोमाइज, माइल्डर चार्जेस में चार्जशीट फाइल की जाती है, फिर मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एडजर्नमेंट्स आती है, क्योंकि एक ज़रा सी अभी कोई एप्लीकेशन मूव होती है, तो अगर तो देखिए आपका क्लाइंट जेल में है तो उसको बेल चाहिए। जो डिफेंस काउंसिल है वो 3 या 4 बार 5 बार आएगा जब तक उसे बेल नहीं मिलेगी, और फिर जब बेल मिल जाती है, वो जो डिफेंस का जो सीनियर एडवोकेट है ना, ही इज अनअवेलेबल। माय लॉर्डशिप, ही इज ऑन हिज लेग्स, ही इज इन द हाई कोर्ट। माय लॉर्डशिप, ही इज ऑन हिज लेग्स, ही इज इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर वो कभी अवेलेबल नहीं होता क्योंकि बेल मिल गई, काम हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद ट्रायल चलता रहेगा, तो ट्रायल को कितना डिले करना है? ट्रायल जब ऑर्डर कोई भी आता है, इंटरिम ऑर्डर जितने आते हैं, आपका राइट है, एक यूज फ्रेंडली सिस्टम है हमारा, उसको जाके चैलेंज कीजिए। वहां जाके चैलेंज होता है, हाई कोर्ट में 4-5 साल पड़ा रहेगा, उसके बाद कुछ आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, फिर आइए, फिर एक और ऑर्डर कोई आ जाएगा आपके आगे से, आप फिर उससे चैलेंज करिए। चलते चलते कम से कम 20-30 साल तो लग ही जाएंगे जब तक आपका कन्विक्शन हुआ और आप उसको चैलेंज करेंगे। और जब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? अरे चलिए, आप तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब कोई बात नहीं, थोड़ा फाइन दे दीजिए दिल्ली सरकार को और जाइए। हमारे केस में तो यही हुआ। एक ये उपहार ट्रेजेडी ही ऐसा केस है, उपहार फायर ट्रेजेडी, जो अग्निकांड का मामला, जो अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और कोई केस अभी तक सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचा। बहुत से हादसे हुए, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी था कि एक प्रेसिडेंट सेट करते, कि ऐसा एक जजमेंट देते जिससे थोड़ा डर पैदा होता लोगों के बीच में। उन्होंने क्या किया? हमने तो पूरा प्रूफ कर दिया कि दे आर गिल्टी। या तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि ये गिल्टी नहीं है और उनको छोड़ देते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ ये गिल्टी है, आप गिल्टी हैं, और ये भी कह रहा है कि आपने सीटें बढ़ाई हैं, इसकी वजह क्या थी? लालच, ग्रीड, यू इंक्रीज इट बिकॉज यू वांटेड टू इंक्रीज योर प्रॉफिट्स।
हमने सब प्रूव कर दिया, they were involved in day-to-day affair, they had the financial control, and why they didn't increase the seats, why the gangways were blocked, दरवाजा निकासी के दरवाजे बंद क्यों थे, वहां पे इन्होंने एक 8 सीटर बॉक्स फैमिली के लिए बनाया था, ताकि उनकी फैमिली आराम से बैठ के अपना ड्रिंक्स लेके और पिक्चर देख सके. दिस इज ऑल मिनिटेड इन द बुक्स, ऑफर ड्रिंक्स टू आवर गेस्ट. सो दिस इज व्हाट वाज हैपनिंग इन उपहार सिनेमा. और क्योंकि वहां 8 सीटर बॉक्स था, तो इसलिए मेरे बच्चे जो राइट हैंड साइड में बैठे थे, वो वहां से बाहर नहीं जा सके, क्योंकि जो दरवाजा था वो वहां पे 8 सीटर बॉक्स था. गैंगवे में एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी थी, तो देयर वाज नो गैंगवे. तो ये सब जो चीजें हैं कॉम्प्रोमाइज करके, तो अब ये सब जब सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में कह रहा है, और उसके बाद आपको कह रहा है कि चलिए कोई बात नहीं, आपको हम छोड़ देते हैं, यू आर ओल्ड. पर आप ऐसा करिए, 60 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को दे दीजिए, और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए जाते हैं कि आप एक ट्रॉमा सेंटर बनाइए और उसको डेडिकेट कर दीजिए उपहार विक्टिम्स को, उनकी याद में, उनकी एज अ ट्रिब्यूट. ठीक है. हमने जाके अरविंद केजरीवाल से कहा कि आप ये पैसे मत लीजिए. बोला हम बिल्कुल नहीं लेंगे. उसके बाद हमें पता चला उन्होंने पैसे ले लिए, बिकॉज आई थिंक दिस इज ब्लड मनी. कहता अरे मैडम कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा अगर हम नहीं लेंगे. पैसे ले लिए, लेकिन उसने ट्रॉमा सेंटर नहीं बनाया. अभी हमने 2025 में सुप्रीम कोर्ट मूव किया कि आपका 2015 का जो ऑर्डर था, और 2 साल के अंदर ट्रॉमा सेंटर आना था द्वारका में, वो क्यों नहीं आया. तो दिल्ली सरकार एफिडेविट देती है सुप्रीम कोर्ट में, इट इज यूज्ड इन बजटरी एलोकेशन. तो मेरे हिसाब से तो आपने दिल्ली सरकार को रिवॉर्ड दे दिया, क्योंकि जो उपहार ट्रेजेडी में जो लोग इन्वॉल्व थे, दिल्ली फायर सर्विस, अंसल्स के अलावा दिल्ली फायर सर्विस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, दिल्ली विद्युत बोर्ड, तो ये सब लोग दिल्ली सरकार के ही तो थे. तो दिल्ली सरकार ने को उनको सजा देनी चाहिए. आप दिल्ली सरकार को और पैसे दे रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सरकार तो खुश होगी, ऐसे हादसे होंगे. और अगर ऐसी जजमेंट आएगी, तो अगर कल केस में 25 लोग मरे, तो बोला अच्छा वहां 60 लोग मरे थे, 60 करोड़ मिला, चलो 25 करोड़ और आएगा दिल्ली सरकार के पास. ये तो माइंडसेट है हमारे सरकार का. वो तो खुश हो गए. उनका तो कोई नहीं गया ना अपना. उन लोगों को तो सिर्फ ट्विटर में ट्वीट करना है, वी आर वेरी हार्टफेल कंडोलेंसेज, हम पर, लेकिन हम जिम्मेदार नहीं है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है. वो बोलेंगे हम नहीं जिम्मेदार, बीजेपी जिम्मेदार है. ब्लेम गेम भी करते रहेंगे. दे विल कीप ऑन पासिंग द बक. ऐसे नहीं चलता. पर हिंदुस्तान में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, तो और हम लोग बन रहे हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत से लोग हैं जो अभी तक बेवकूफ बन रहे हैं. हमारे जैसे लोग हैं जो सब समझ गए हैं पूरा गेम क्या है. तो अगर आप इस तरह का आपकी कानूनी प्रक्रिया है कि आप दोषियों को भी छोड़ देंगे और सरकार को आप रिवॉर्ड देंगे, तो आप मुझे बताइए डेटरेंस कहाँ से आएगा. क्यों कोई लोग अपनी जगह को फायर सेफ रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्यों पैसा खर्चा करेंगे. पर ठीक है यार, रोज रोज थोड़ी होता है, आग लगती है, लगेगी तो देखी जाएगी, दे देंगे. दिल्ली फायर सर्विस का जो ऑफिशियल था जिसने एनओसी दिया था जब वो कैजुअल लीव में था उपहार सिनेमा में, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप भी 10 लाख दे दीजिए दिल्ली सरकार को. तो जब एक आदमी जो रिश्वत लेता है उसके लिए 10 लाख रुपया क्या है. ये तो आपने उनको अच्छा वो दे दिया, जितने भी ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, कि भैया तुम रिश्वत लेते हो, 10 लाख रुपए साइड में रख दो, अगर कभी कन्विक्शन होगा तो 10 लाख रुपया देके आपकी जो जेल टर्म है वो बच जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने उपहार में भी तो यही किया था. तो आप मुझे बताइए, दिस इज द मैसेज विच इज गॉन डाउन. और दिल्ली फायर सर्विस के सब लोग जानते हैं यही होने वाला है, कि अगर कभी पकड़े गए तो क्या 10 लाख फाइन तो होगा, उससे ज्यादा तो नहीं. तो कहाँ से हम लोग सीखेंगे, कहाँ से ये जो इंसिडेंट्स हैं ये कम हो सकते हैं. ये कम नहीं हो रहे, ये ज्यादा हो रहे हैं, और ये दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे. क्योंकि हमारे यहाँ आप देखिए हाई राइज बिल्डिंग ज़्यादा आ गई हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, हाई राइज बनाई जा रही है, और कोई कंप्लाई नहीं कर रहा बिल्डिंग बाय लॉ से. सब इस दौड़ में लगे हैं कि अच्छा 200 गज का प्लॉट है, इसमें हम कितने बेडरूम निकाल सकते हैं और कितनी जगह है. अच्छा चलो नीचे पार्किंग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या खोल सकते हैं, अच्छा यहाँ एक छोटी दुकान निकाल लेते हैं. तो कोई नोबडी इज इंटरेस्टेड. सेफ्टी किसी के उसमें नहीं है, कोई सोचता नहीं है फायर सेफ्टी के बारे में. बड़े अफसोस की बात है. अगर मैं कहूँ तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को स्कूल्स में, आप देखिए स्कूल्स में कितने आग लगती है. फायर, दिल्ली के स्कूल आर नॉट फायर सेफ. व्हाई कांट वी हैव this educate the children on fire safety.
बिकॉज आप बाहर देखिए फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, दे हैव द फायर सेफ्टी ड्रिल्स, दे एजुकेट देम ऑन फायर सेफ्टी। बचपन में ही सिखाया जाता है उनको, क्योंकि जो आप बचपन में सीखते हैं वो जिंदगी भर आपके जहन में रहता है। एटलीस्ट लोगों को पता तो हो कि क्या करना चाहिए। पर लेकिन अगर हिंदुस्तान की आप जगह देखें जैसे हो रहा है यहाँ, तो दरवाजे ही बंद कर देते हैं, खिड़कियां ही बंद कर देते हैं, तो आदमी कुछ कर भी नहीं पाएगा एक्चुअली। पर लेकिन थोड़ा ट्रेनिंग तो हम दे सकते हैं, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट द रोड्स आर नॉट ऑटोमेटेड, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा तो यहाँ पे यही हुआ है मालवीय नगर में, विंडोज आर सील्ड, दिस शुड नॉट बी अलाउड। कुछ ज्यादा इतना पैसा नहीं खर्चा होगा, लेकिन आप फॉलो तो करिए ना रूल्स को। If बिल्कुल there is a will, अगर if there is a will, I think there is a way. But unfortunately हमारे देश में nobody has a will to do anything. बहुत मैंने अफसोस की नीलम बात जी आज गौरव जी भी हमारे साथ हैं, आज मालवीय नगर जब गया तो वहां पर सारे लोग, जितने लोगों से बात की गौरव जी, सबका ये मानना था कि कुछ होगा थोड़ी, अभी सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है, अभी सब लोग वापस आ जाएंगे। ये जो अपने अपने होटल अभी डर के मारे बंद करके भागे हैं, ये लोग भी अपना वापस आ जाएंगे। सर सबका रेट फिक्स है, ये वो, मतलब एक जनरल टोन ये थी कि ऐसे ही निजाम चलता रहेगा, ऐसे ही आग लगती रहेगी, ऐसे ही लोग मरते रहेंगे, ऐसे ही कोई बहुत अपने आप को ऐसे पोजीशन करेगा कि मैं चलिए मैं वहां पहुंच गया था, जिसे कहते हैं ना फरिश्ता, वहां पर फरिश्ते बहुत सारे थे, वो लोग आ गए थे, उनकी हीरोइक टेल्स के बारे में बात होगी, लेकिन एक सिस्टम को लेकर के एक पेसिमिज्म बरकरार था। आपका एक्सपीरियंस क्या है? इसका कारण बहुत ऑब्वियस है हम सबके लिए कि हम ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार नहीं हुआ है, 100वीं बार नहीं हुआ है। ये 30 साल से तो हम जिंदगी में बचपन से आते हुए हम सबके लिए एक नॉर्मलाइजेशन हो गई है। क्या है नॉर्मलाइजेशन? कि हमारे देश में नागरिक की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। एक मर जाए, दो मर जाए, 1-2 लाख अनाउंस कर देते हैं उनके लिए, प्राइम मिनिस्टर फंड में 2 लाख दे देंगे, कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा कम दे देगी, बात खत्म, आगे बढ़ते रहिए। और ऑन ग्राउंड बिल्कुल भी बदलाव नहीं देखा है किसी ने भी, देखा ही नहीं जिंदगी में हमने। जब यही चीज़ हमारे आंखों के सामने जिंदगी भर हमने देखी है, तो नेचुरली वो पेसिमिज्म जिसको हम बोल रहे हैं वो नॉर्मलाइज सिचुएशन ही है। इनफैक्ट आई मे नॉट इवन कॉल इट पेसिमिज्म, मैं उसको कहूँगा ये तो रियलिटी है जो हम देख रहे हैं आसपास जिंदगी भर। जी ये होता आ रहा है, आज कुछ देखा नहीं हमने कि कल को कुछ नया होगा, तो फिर यही होगा और तो कुछ हो नहीं सकता। जी वही नेता आ रहे हैं, वही बकवास करते जा रहे हैं जो पहले करते थे, वही 2 सस्पेंशन कर दिए 2 लोगों के, वो जो मर गए हैं उनको अरेस्ट करके फिर बेल मिल जाएगी, वो भी देखा है हमने 1000 बार। आगे जाके कुछ होगा नहीं। जेल आज तक किसी ना मंत्री को हमने देखी है, ना किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को, ना कोई पनिशमेंट, ना कोई एग्जाम्पलरी पनिशमेंट, ना कोई डिटरेंस जैसे नीलम जी कह रही थी। तो कुछ कॉन्सिक्वेंस देखा नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो जी पेसिमिज्म या नॉर्मलाइजेशन तो बहुत सही चीज़ है, करेक्ट बोला, करेक्ट सोच रहे हैं सबके सब, यही होगा और कोई रीज़न नहीं चेंज करने का। और ये क्यों है इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें, इनफैक्ट उसके पहले मैं एक और चीज़ कहूँगा, ये नॉर्मलाइजेशन और ये जो पेसिमिज्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक गेस्ट हाउस की बात नहीं है, ये उपहार सिनेमा की नहीं है, ये करोड़ों ऐसे बिजनेसेस हैं हमारे देश में, करोड़ों बिल्डिंग्स हैं जिनमें आइडेंटिकल इश्यूज आज भी हैं। आज एक बम फटा है, कल एक मालवीय नगर में, कुछ साल पहले 30 साल पहले उपहार में, गोवा में जनवरी में 21 लोग मरे थे, कल 27 उपहार में और भी ज़्यादा। ये हमारे जो टाइम बॉम्ब हैं, टिकिंग टाइम बॉम्ब पर जो हम बैठे हैं हमारे देश में, 63 मिलियन एमएसएमईज हैं, बिजनेसेस सिर्फ की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्डिंग्स की बात नहीं कर रहा। लेकिन आप कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को अभी के लिए डिस्कशन के लिए हम देख लें, 63 मिलियन, 6 करोड़ से ज़्यादा ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर बिजनेस चल रहे हैं, तो छोटी मोटी मानी जाती है, जैसे कि कल वाली। इन सब में मेरा एस्टिमेट रहेगा 90% मे बी 99% में 100% कंप्लायंस कहीं भी नहीं है। ना पूरे कंप्लायंसेस हैं टू बिजनेस चलाने के लिए, जिनको हम कमर्शियल लाइसेंस बोलते हैं, ना बिल्डिंग सही स्ट्रक्चर सही तरीके से बिल्ड करना, उसमें सही कंप्लायंसेस लाना, कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस, स्टेयरकेसेस, सेटबैक रखना जहाँ पर रिक्वायर्ड है, खिड़कियाँ दरवाज़ों के साइजेस,
पैसेज वेज फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाना या फायर ट्रक्स के एक्सेस रोड देना, विच उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये छोटी मोटी चीज़। फिर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये हो गई, उसमें इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, उनको भी वायलेट करते हैं। उसमें आप बिजनेस चला रहे हैं, पोल्यूशन एयर और वाटर एक्ट को भी वायलेट करते हैं। वहाँ पर आप जनरेटर चलाते हैं विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर कंप्लायंस। तो ये फायर एक चीज़ है, जनरेटर के मेल फंक्शन से भी मौत हो सकती है, इलेक्ट्रिकल मेल फंक्शन से भी मौत हो सकती है। फायर सेफ्टी तो हो ही रही है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। लेबर कंप्लायंसेस नहीं होता, तभी आप देखेंगे मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस में लेबर क्लास सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। गोवा में 80% लोग 10,000 से कम कमाने वाले लेबर क्लास थी। उनको मुआवजा नहीं मिला, उनके पास लेबर कंप्लायंस था ही नहीं। यहाँ का मुझे आइडिया नहीं, ये अगर आप हल्का हल्का खोदेंगे इन चीज़ को तो ये चीज़ें और निकलेंगी। अभी इसकी तो बात ही नहीं किसी ने करी है मालवीय नगर में। लेबर कंप्लायंस का लेबर कौन थे, वहाँ क्या काम कर रहे थे, उनकी भी सेफ्टी है नहीं है। किचन में जो लोग थे, फायर की वजह से कहाँ कौन से कमरे में ज़्यादा लोग मरे हैं, किचन में FDA कंप्लायंस इन्होंने मोस्ट लाइकली नहीं करा होगा। सो पोल्यूशन, हेल्थ, फायर, FDA, एक्साइज, म्यूनिसिपैलिटी, बिल्डिंग कंप्लायंसेस, देयर आर इनफ कंप्लायंसेस इन दिस कंट्री। अगर कोई चाहे फॉलो कर सकता है, उसमें आपके पास रूल्स रीजनेबली क्लियर हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे, इस पर आ जाते हैं। नीलम जी इज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, अबाउट करप्शन। अब मेरे पास 6 कमरे का होटल है, कल ही की बात कर रहे हैं, कल वाले की मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 6 रूम्स उसमें आपने बनाए, पहले उसको एक पर्टिकुलर टूरिज्म गाइडलाइन है जहाँ पर आपको BNB का अप्रूवल मिल जाता है। कम पैसे देने होते हैं, वो इंस्पेक्टर आया, उसने आपको अप्रूव कर दिया 6 कमरों के लिए BNB, बेड एंड ब्रेकफास्ट। वो गया, या जाने के टाइम आपने बोला यार तू जरा ये रख ले, मैं थोड़े और करूंगा, वापस मत आना। उसने कहा जी कोई बात नहीं, हर हफ्ते में आ जाऊंगा यार, हर महीने आऊंगा, आप मुझे देते रहना, आपको कोई चिंता नहीं मेरी तरफ से। तो वो 25 रूम तक चले गए, 20 से ज़्यादा कमरे उन लोगों ने बना लिए। अब वो 20 से ज़्यादा कमरे बनाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग रेगुलेशंस को वायलेट कर दिया, क्योंकि शायद कुछ कॉमन एरियाज थे, ओपन एरियाज थे, टेरेस होगा, एक्सेस होगा, उसको उन्होंने कन्वर्ट करके कमरे बना दिए पैसे बनाने के चक्कर में। यहाँ पर ऑलरेडी आपने अपने सो फंडामेंटली प्रॉफिट के नाम पर जिंदगी खो जाए, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट करेंगे, बांटेंगे एक दूसरे से, सारे अफसरों के साथ बांटेंगे, एक नहीं दो नहीं, एक डिपार्टमेंट या दो नहीं है, सबके साथ बांटेंगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट जानते हैं। सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर जब आते हैं तो बिल्डिंग को देखेंगे, भैया जल्दी से दे दे वरना मैं कुछ निकाल दूंगा। तो बंदा बोलेगा ले ले, लेकिन मेरे को छोड़ दे यार, मैं पैसा तुमको दे रहा हूँ तो मैं बिल्डिंग में नहीं खर्च करूंगा, बिजनेस में नहीं खर्च करूंगा, वहां बचा लूंगा। और वहां इनफैक्ट तुमको दे रहा हूँ, जब तुम ले ही रहे हो तो मैं 20 कमरे और डाल देता हूँ। तो सब कुछ सिटीजन के एक्सपेंस पर ये हमारा देश राम भरोसे, भगवान भरोसे चल रहा है। सो 63 मिलियन पोटेंशियल डिजास्टर्स हमारे देश में हो सकती हैं, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हो रही हैं। बहुत सारी बहुत दुखद, मतलब ये सुन करके ही इतना भयभीत हो जाए, और होना भी चाहिए। नीलम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपके अनुभव से, 30 साल का जो आपका अनुभव रहा है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि कभी, भाई ये सारी चीजें आज जैसे मालवीय नगर गए, वहां पर जाकर के लोगों ने बोला आपको, अब लोगों ने जो किया है वो तो दिख रहा है, लेकिन लोगों को किए हुए को जिसने अप्रूव किया है वो बाबू आपको नहीं दिख रहा। ये अगर व्यवस्था, सोचिए अगर ये प्रावधान ही ना होता तो फिर ये कांड ही ना होता। यानी कि आप नियम, यानी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं एक स्कोप है कि आप नियम तोड़ दें, तो आप नियम तोड़ देते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों में ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा सिस्टम गुमनाम हो जाता है, कोई बाबू कभी चपेट में नहीं आएगा, पुलिस वाला चपेट में नहीं आएगा, फायर सर्विस वाले चपेट में नहीं आएंगे, क्यों? ये बच कैसे जाते हैं? बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ये एक बुरा पिरामिड चल रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक। और जो सबसे नीचे जो आदमी जो पैसा लेता है, ये पैसा ऊपर तक पहुंचाता है, और ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। आप ये पुलिस में ले लीजिए, आप किसी पुलिस वाले की कंप्लेन करेंगे तो उसके अगेंस्ट कभी FIR नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जब तक आप कोर्ट नहीं जाएंगे, कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। आप किसी वकील के अगेंस्ट कंप्लेन कर दीजिए, जज कोई एक्शन नहीं लेगा, ना बार एसोसिएशन लेगी।
और सिमिलरली गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी में भी यही हाल है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, एमसीडी या उधर, क्योंकि ये सब ऊपर तक पैसा जाता है, सब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब तक आप एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो ये सब होता रहेगा। क्योंकि देखिए, बड़ी सीधी सी बात है संगीत, मुझे कहते बड़ा अफसोस है, पर मुझे ज़रूर बात एक कहनी पड़ेगी कि अगर हिंदुस्तान में आदमी की जान की कीमत ना एज पर प्राइम मिनिस्टर एक्सग्रेशिया अमाउंट 50,000 थी 97 में, 30 साल में 1.5 लाख बढ़ गई है। प्राइम मिनिस्टर एक्सग्रेशिया अनाउंस किया है 2 लाख रुपए। तो मैं ये कहते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती कि हमारे देश में इंसान की जान की कीमत 0 है, बिल्कुल नो वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसीलिए जो अभी गौरव जी ने कहा कि ये लोग सब आपस में मिलके कर रहे हैं, बोला अच्छा मैं इतना पैसा बना लूंगा, इतना तेरे को इतना दे दूंगा, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हुज लाइफ, द कॉस्ट ऑफ माई चिल्ड्रंस लाइफ, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल हु डाइड यस्टरडे। जान तो किसी और की गई ना। आप तो अपना पैसा बना रहे हो, आपको ये नहीं नजर आ रहा कि जो क्लाइंट्स आपके होटल में आके रुकेंगे, बिकॉज ऑफ देम यू आर गोइंग टू अर्न मनी। आई एम वेरी सॉरी टू से, अगर आप होटल आलिशान भी बना लो और अगर आपके उस क्लाइंट ही नहीं आएंगे तो आपकी कोई कमाई नहीं होगी। यही क्लाइंट्स हैं जो आपके होटल में आके रह रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम यू आर अर्निंग मनी एंड यू आर कंप्रोमाइजिंग ऑन देयर सेफ्टी। कितने अफसोस की बात है, बिकॉज दिस इज ऑल पेड पब्लिक। You're not inviting them to come and stay with you for free. So don't they have a conscience? They should be ashamed of themselves. आप किसी और की लाशों के ऊपर महल बना रहे हो और उसी पैसे से आप अपने बच्चों की शादी भी करोगे, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बेस्ट ऑफ एवरीथिंग दोगे, उसमें आप वेकेशन भी कर लोगे। मैं अपने उससे बता रही हूँ कि यही हाल अंसल्स ने किया। एट द कॉस्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन डेथ went out for vacation, they expanded their business, सब कुछ किया। आखिर में देखिए 30 साल बाद आज बिजनेस कहाँ है उनका, दुनिया जानती है। They have gone bankrupt, his house is sold। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। एक ऊपर वाले की लाठी भी पड़ती है, एक 59 लोग जो ऊपर बैठे हैं बच्चे वो भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो लाठी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। पर उसके लिए हम सब क्या वेट करते रहेंगे क्या, जब हम खुद ये काम कर सकते हैं। We can stop this, why not? और ये कौन कर सकता है, सरकार कर सकती है। They are well equipped, they can come down heavily on the government servants। आप सरकारी नौकरी है, आप सरकारी जवाई तो नहीं है कि आपको कुछ नहीं कह सकते। हिंदुस्तान में होता ना कि अरे तो जवाई है, जवाई बाबू को कुछ नहीं कहिएगा। तो ये अपने आप को ही सोचते हैं कि हम लोग को कोई कुछ नहीं कह सकता। They are all very well protected, क्योंकि इन लोगों के लिए जब नौकरी दी जाती है तो देयर इज अ प्रोविजन इन लॉ कि अगर आपको इन्हें प्रोसिक्यूट करना है तो आप पहले सैंक्शन लेके आइए। उफार ट्रेजेडी में मेरे पास कम से कम 8 सरकारी लोग थे, एमसीडी, डीवीबी, दिल्ली विद्युत बोर्ड और दिल्ली फायर सर्विस। इन सब के लिए मुझे मालूम है सैंक्शन कैसे आई। आई वेंट आफ्टर ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट कि कहाँ से सैंक्शन आनी है, फॉलोड इट अप पर्सनली। कोई सैंक्शन नहीं दे रहा था, क्योंकि जब तक सैंक्शन नहीं आती तब तक ट्रायल नहीं शुरू होता। और कितने महीने लगे हमें सैंक्शन लेने में, तब जाके ट्रायल शुरू हुआ। तो इन सबको दे वेरी वेल प्रोटेक्टेड। हमारा आज भी एक केस है जो आईपीएस ऑफिसर का है, अमोद कंठ, जिसको समन किया ट्रायल कोर्ट ने, सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाली और उसको समन किया गया। हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा 2023 में कि चलिए सैंक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई वी डिस्पोजिंग इट ऑफ, पर हमारा जो ऑर्डर है उसके बीच में नहीं आएगा अगर सैंक्शन आ जाती है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है उस ऑफिसर के अगेंस्ट कि द अथॉरिटीज क्लोज देयर आईज व्हेन दे अलाउड द इंस्टॉलेशन ऑफ द सीट्स इन द गैंगवे। और पूरा इंसिडेंट का कौजा कौजान क्या था, क्लोजर ऑफ गैंगवे एंड क्लोजर ऑफ एग्जिट, एंड दैट वाज बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑर्डर। लेकिन उसको सैंक्शन नहीं आया। अभी सीबीआई बड़ी इंटरेस्टिंगली क्या काम करती है, 2026 में जनवरी में राउज एवेन्यू कोर्ट में जाती है और जाके 2009 वाली क्लोजर रिपोर्ट फिर से फाइल करती है, दैट वी आर फाइलिंग अ क्लोजर रिपोर्ट। जब वो क्लोजर रिपोर्ट पे ऑलरेडी कॉग्निजेंस हो चुका है, इट हैज बीन रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, आप वो रिपोर्ट दोबारा कोर्ट में डाल ही नहीं सकते। इट हैज टू बी अ फ्रेश क्लोजर रिपोर्ट। अब फाइनली उनको वो विड्रॉ करना पड़ा। अभी 1 जून को
वो क्लोजर रिपोर्ट विड्रॉ करना पड़ा बिकॉज आई पॉइंटेड दैट आउट टू द जज, और बिकॉज देयर इज अ पिटिशन पेंडिंग इन द हाई कोर्ट विद रिगार्ड टू द सैंक्शन। तो वो कह रहे हैं कि हम तो जा ही नहीं रहे सैंक्शन के लिए, सीबीआई नहीं डिसाइड कर सकती कि वो सैंक्शन के लिए जाएंगे कि नहीं। सीबीआई का काम है सबूत जमा करो, और एक होती है एसपी रिपोर्ट होती है, उसको भेजो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के पास अलॉन्ग विद द एंटायर एविडेंस। और उसके ऊपर अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी कहती है कि नहीं वी आर नॉट गिविंग सैंक्शन, वो अलग बात है, वो भी देखेंगे क्या क्या सबूत है। पर सीबीआई ने पहले ही डिसाइड कर लिया हम सैंक्शनिंग के लिए नहीं जाएंगे। सीबीआई अब अमोदकंट को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि वो आईपीएस ऑफिसर है। तो भी मैं आपसे कह रही हूँ, एवरीबॉडी प्रोटेक्ट्स देयर ओन। पुलिस वाले, सीबीआई वाले, एमसीडी वाले, हर एक डिपार्टमेंट में ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि सब मिली भगत है। बहुत दुख की बात गौरव जी, बहुत दुख की बात। और क्या है कि फिर हम अब अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक पूरा सिस्टम अपने आप को अच्छे से बांध करके चलेगा। तो इंसान के जीवन का मूल्य जीरो। गौरव जी, मूल्य तो 100% जीरो है। मूल्य है सिर्फ पैसा कमाना, कुछ लोगों के जेब में जाना, वोट बैंक कलेक्ट करना, पावर में आना और रिपीट साइकिल करना। और वो हमारे जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे जो नेता हैं वो इतने, उनके दिमाग में जहर आ गया है कि उनको जहर के सिवा कुछ दिखता नहीं है। और वो जहर पैसों का जो जहर है, करप्शन का है, ब्राइबरी का है, एक्सटॉर्शन का है, इंटिमिडेशन और थ्रेट्स का है, ये जहर पूरे देश में फैलता जा रहा है। इस जहर से पूरे देश में इलीगल कंस्ट्रक्शन फैल गया है, इलीगल बिजनेसेस चल रहे हैं, नॉन कंप्लायंट बिजनेसेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स में लोग बाहर मर जाते हैं वेट करते करते, सड़कें इतनी खराब हैं कि एक्सीडेंट रेट्स बढ़ गए हैं, स्कूटर में लोग बिना हेलमेट या हेलमेट के साथ जैसे भी जाते हैं, एक्सीडेंट रेट मैसिवली बढ़ गया हमारे देश में। जबकि बाहर के देशों में जब आप इंक्रीज करते हैं क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड हाईवेज, एक्सीडेंट रेट गिर जाता है। हमारे देश में बढ़ता है बिकॉज गाड़ी चलाना नहीं आता, लाइसेंस आप ब्राइब देकर कर रहे हैं। तो ये पूरे देश में इतना जहर फैल गया है कि पूरा सिस्टम जब देखें तो लगता है कोलैप्स हो गया है। ये राम भरोसे भगवान भरोसे चल रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं। हम सबको अपना ही देखना पड़ेगा टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। सड़क पर जाइए तो भाई आराम से ठीक से जाइए, आपको कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा आपके लिए। जस्टिस इज ओनली डिलेड इन आवर कंट्री, देयरफॉर इट इज ऑलवेज डिनाइड। 100% जस्टिस नाम की कोई चीज है ही नहीं, देयर इज नो सच थिंग। तो जब है ही नहीं तो हम क्यों सिस्टम को देख रहे हैं? देखना बंद कर दीजिए। अगर सिस्टम में कुछ ठीक करना है आपको तो इंटेग्रिटी वाले लोगों को सिस्टम में लाना पड़ेगा। बिना इंटेग्रिटी वाले सिस्टम लोगों के ये सिस्टम ठीक से नहीं चलेगा। टिकेंगे ही नहीं, टिकने ही नहीं दिया जाएगा इंटेग्रिटी वाले लोगों को। किसको चाहिए इंटेग्रिटी भाई? ये बहुत बड़ा रीसेट करना पड़ेगा। इसी की जो आप सेंटिमेंट देखें लोगों का, जो कॉकरोच पार्टी का इतना हो रहा है, इट इज नॉट अबाउट एनीथिंग टू डू विद कॉकरोचेस नेचुरली, इट इज अ सेंटिमेंट ऑफ हमें कुचल रहे हैं, पूरा देश रॉट कर रहा है। और एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों में यूथ के पास जॉब्स नहीं है, सब दुखी हैं। तो वो सेंटिमेंट कितनी जल्दी उभर के आया है। तो बदलाव इज द बिगेस्ट थिंग जो आज हमें चाहिए, बट रिसाइकलिंग ऑफ द ओल्ड नहीं होना चाहिए। ये सिस्टम जब लाएं, रीसेट करके एक क्लीन इंटेग्रिटी वाला टेक ड्रिवन सिस्टम लाएं, जहां पर फंडामेंटल लाइफ, द बेसिक्स ऑफ लाइफ आर अ गिवन, स्टैंडर्डाइज एंड नॉट नेगोशिएबल। सड़कें, रोड, हॉस्पिटल, जॉब्स, बिल्डिंग्स, लाइसेंसेस, कंप्लायंसेस, उसके ऊपर जो हो वो बाय इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, स्किल्स, अपॉर्चुनिटी, वो जो करना चाहें करें, लेकिन ये बेसिक्स सरकार इंटेग्रिटी के साथ सब। हाँ, लेकिन गौरव जी अब आप ऐसी बात बोल रहे हैं, नीलम जी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया इस संघर्ष में, 30 साल बिता दिए, और जो वास्तविकता है वो उनकी हताशा भी हम लोगों को उनके बोलते बोलते महसूस हो रही थी, उनकी हेल्पलेसनेस वो भी महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो ये बता रही थी हमको कि कैसे कुछ भी हो जाए उसमें जिन जिन लोगों को दोषी ठहराना चाहिए वो कैसे अपने आप को एक दूसरे को बचा लेंगे, और क्या मालवीय नगर कुछ अलग होगा या वैसा ही होगा, यही पूरी कहानी है। नीलम जी और गौरव जी, नहीं उम्मीद तो जी नीलम, आज के टाइम पर बिल्कुल कोई शिफ्ट नहीं। 100% 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 100
because we go to the courts with a lot of, Neelam ji, I'm so sorry. Sanket ji, I have to excuse myself. जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लीज, थैंक यू गौरव जी, Thank you थैंक for यू। having me here. हम इतनी जी उम्मीद के नीलम साथ जी। जाते हैं कोर्ट में कि सोच के कि चलिए यहाँ पे हमें न्याय मिलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी ऑल गेट, आई हैव बीन डिसअपॉइंटेड आफ्टर 30 years, and I will only say justice is a luxury which is accessible only to the rich, powerful and corrupt. मैं चाहूंगा Let's- आप यही चीज हिंदी में भी बोल दें ताकि दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। मेरे हिसाब से न्याय पाना एक लग्जरी है, जो हम जिसे कहते हैं कि आज सुविधा है, जो सिर्फ उन लोगों के लिए अवेलेबल है जो पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं और जो करप्ट हैं। तो हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं ये सब करप्ट हैं, तो इन लोगों को जस्टिस मिलेगा जो रूल्स फ्लाउट करते हैं, जो करवाते हैं। तो हमारे जैसे लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगा। नीलम जी, मतलब मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि उम्मीद करते हैं कि आपको न्याय मिले, क्योंकि 30 साल तक जो चीज नहीं मिली है, 30 साल तक जो चीज नहीं मिली है वो अब क्या मिलेगी ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ कोर्ट क्यों जा रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कोर्ट से, क्योंकि मैंने अपने बच्चों से प्रॉमिस किया था आज से 30 साल पहले कि मैं उन्हें न्याय दिलाऊंगी। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, क्योंकि अगर आपके बच्चे जिंदा हैं तो आप उनके लिए कुछ भी करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि अब बच्चे नहीं रहे तो मैं कुछ नहीं करूंगी उनके लिए। ये मेरी ड्यूटी है टू गेट जस्टिस फॉर देम, और मैं लड़ती रहूंगी। हम भी देखते हैं सिस्टम कब तक हमारे साथ खिलवाड़ करता है। आखिर में मौत तो सभी को आनी। हम भी 30 साल से, मैंने अपना पूरा यूथ कोर्ट में गुजार दिया, और ठीक है कुछ चंद साल रह गए या कुछ चंद महीने या चंद दिन, तो अगर क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पर लेकिन यही है आखिरी दम तक मैं लड़ती रहूंगी। देखते हैं कोर्ट कब तक हमारे साथ नाइंसाफी करता है। शायद कहीं हमें कोई अच्छा जज मिल जाए, हो सकता है मिल जाए, लेकिन इतनी शिद्दत जितनी आपने दिखाई है बाकी और मामलों में, अब ये मालवीय नगर मामले में कौन दिखाएगा मुझे नहीं मालूम, और रोज ही इस तरीके के हादसे होते हैं नीलम जी। लेकिन आपका जो तजुर्बा रहा है, आपने जो चीज़ महसूस की है, उसको ये जो आप साझा कर रही हैं, उस साझा करने के पीछे में कितनी तकलीफ से आपको ये बोलना पड़ रहा होगा, मुझे वो महसूस हो रहा है। मुझे आज वो चीज़ महसूस हुई कि कितनी तकलीफ होती होगी इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके भी इतना फ्रस्ट्रेशन पाने में। मतलब घिन आए ऐसे सिस्टम से। बिल्कुल। रोज रात को ये सोचते हैं कि अब हम और क्या कर सकते हैं, हमने सब कुछ कर लिया, अब क्या रोज रात को वेयर हैव वी फेल्ड। मतलब कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट को आके अलाउ किया, रात भर हम सो नहीं पाए, बोले वेयर डिड वी फेल, वी ट्राइड आवर बेस्ट। हमने पूरा केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट से प्रूव भी कर दिया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने इतने साल इतना पेशेंस दिखाया, सब कुछ किया, कोर्ट के चक्कर काटे, तो फिर बाय द एंड ऑफ द डे यही सोचते रहे कि क्या वेयर हैव वी फेल्ड। फिर ये रियलाइज किया कि किसी ने मुझसे आके कहा कि मैडम यू हैव नॉट फेल्ड, द जुडिशरी हैज फेल्ड यू। आप ही की तरह कोई जर्नलिस्ट थे, उन्होंने देखा मेरा दुख और ही कॉल्ड मी अप, नीलम जी आई सॉ यू क्राइंग, बिकॉज शायद पहली बार उस दिन मैं रोई होंगी, मैं कभी रोती नहीं हूँ पब्लिकली। तो ही सेड आई फेल्ट वेरी बैड दैट यू क्राइड, सो आई वांट टू टेल यू आप नहीं असफल हुई, आपको जुडिशरी ने फेल किया है। तो अब इसके आगे मैं क्या कहूँ। बिल्कुल नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। होपिंग अगेंस्ट होप कि आपको न्याय मिले, बस। और तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, और ये हादसे रुकें, लेकिन हम सब जानते हैं असलियत क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, थैंक यू।